तो मेरे बच्चों पिछले सेशंस देखे, मजा आया ना। ये बेस्ट 30 मिनट्स क्विक रिवीजन जो सेशंस है ये आप लोगों की तैयारी में चार चांद लगाने वाले हैं। इसीलिए इन सारे सेशंस को बड़े ध्यान से देखना, क्योंकि बेस्ट कॉन्सेप्ट्स, बेस्ट एग्जांपल्स और बेस्ट होमवर्क के क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बड़ी मेहनत से तैयार कर रहा हूं मेरे भाई। अब आज की कहानी शुरू करते हैं कंजंक्शंस के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे बच्चों। सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमारे सामने आता है जिसे हम कहते हैं क्विक पेयर्स। क्विक पेयर्स का मतलब होता है ऐसे जोड़े जो नजदीक बिठाए जाते हैं और इन जोड़ों के बीच आने वाले जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो भी अपने आप में एक ही जैसे होते हैं। अगर हम इनको ध्यान से देखेंगे, आइदर के साथ हम लोग और यूज करते हैं मेरे बच्चे, नाइदर के साथ हम लोग नोर यूज करते हैं मेरे बच्चे, और ठीक इसी तरीके से नॉट ओनली के साथ हम लोग बट ऑल्सो का यूज करते हैं बेटा। और इसी तरीके से अगर और के बारे में बात करें तो और भी अपने आप में यही काम करता है। अब यहां सभी की जगह पर जो दो ब्लैंक्स लिखे हैं मेरे बच्चों, यहां पर हम लोगों को सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच चाहिए मेरे बच्चों, ठीक है ना। सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच हमें इन लोगों के साथ चाहिए, और हमें यह भी ध्यान रखना है कि ये एक दूसरे के नियरेस्ट हों। जितने नजदीक होंगे तभी ये बात बनेगी। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में इसी से जुड़ी हमने एक बात और समझी थी कि जो भी यहां पर लिखा हुआ इनके बाद सब्जेक्ट है ना मेरे बच्चे, इसी के अकॉर्डिंग आने वाली हेल्पिंग वर्ब का हम अग्रीमेंट तैयार करते हैं। इसी बात पे क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं। पहला सवाल, ईदर यू और योर ब्रदर हैव टू सबमिट हिज रिपोर्ट ऑन टाइम। सवाल देखो बड़े मजेदार तरीके से कहा गया है। ईदर के साथ यू लिखा है, ईदर का पेयर कंजंक्शन और हमारे सामने है। अब ये हो गया हमारे सामने असलियत में सब्जेक्ट, ठीक है मेरे भाई। अब यहां इस योर का कोई लेना देना नहीं है। इस ब्रदर के अकॉर्डिंग हम अगर कहें तो यहां पर आना चाहिए हैज। इस ब्रदर के अकॉर्डिंग ही यहां पर रिपोर्ट भी किसकी है, ये आप कहेंगे सर रिपोर्ट भी उस ब्रदर की ही है। तो बस यही छोटी सी बात जिसके बेसिस पर पूरा क्वेश्चन बन गया। सवाल नंबर 2 पर काम करते हैं। द गेट कीपर हैज नॉट एक्सेप्टेड द लेटर और द बैग नोर द अपील ऑफ द गेस्ट। अब मेरे बच्चों जब आप इस कॉन्सेप्ट को समझने का काम कर रहे थे तो यहीं पर एक मजेदार बात आ रही है कि इस आइदर के साथ आगे हमें और पेयर बढ़ाने हैं तो हम और लगाकर कितनी ही एक्सटेंशन दे सकते हैं, और ठीक इसी तरीके से नोर के साथ आगे की एक्सटेंशन हमें जितनी भी बढ़ानी है हम नोर लगाकर उसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं मेरे बच्चों। लेकिन अगर किसी भी लिखे हुए सेंटेंस के अंदर कोई अन्य नेगेटिव वर्ड, जैसे मैंने कहा नेवर, मैंने कहा नोट, या कोई और अन्य नेगेटिव वर्ड नेवर, सेल्डम, हार्डली, रेयरली, बेयरली, स्केर्सली, इन सभी के साथ हम पेयर बनाने के लिए नोर नहीं और का प्रयोग ही करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम्स में आपको परेशान अब नहीं करेगा। देखो मेरे बच्चे, अब सवाल कहता है द गेट कीपर हैज नॉट, नेगेटिव वर्ड हमारे सामने आ गया। यहां लिखा एक्सेप्टेड द लेटर। अब इस नेगेटिव के लिए यहां पर और अपनी जगह बिल्कुल सही काम कर रहा है। आगे हम बढ़ते हैं तो इस नेगेटिव की वजह से आगे ये नोर गड़बड़ कर रहा है, तो यहां पर इसकी जगह क्या आना चाहिए मेरे बच्चे, और आना चाहिए। मजेदार सवाल। अब खटाक से ये दो क्वेश्चन अब होमवर्क में बनाकर दिखाएंगे, बड़ा मजा आएगा। चलिए मेरे बच्चों चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर। ये है कॉन्सेप्ट नंबर 2। अब आपको बताना है कुछ सुपरफ्लुअस यूजेस। किस चीज के सुपरफ्लुअस यूजेस, यानी कि कुछ ऐसे हमारे सामने कंजंक्शंस होते हैं जिनके साथ हमें किसी अन्य कंजंक्शन की आवश्यकता नहीं है मेरे बच्चों। जैसे अगर हम समझने की कोशिश करें हमारे सामने, हमारे सामने ऑल्दो की बात कही जाए या फिर अगर दो की बात कही जाए तो एक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट बनाते हैं, इसीलिए इनके साथ हम बट का प्रयोग नहीं करते, हम प्रयोग करते हैं कोमा का, या फिर ओल्ड इंग्लिश के अनुसार अगर हम चलें तो इनके साथ येट का प्रयोग हम कर जाते हैं। ठीक इसी तरीके से मेरे बच्चों हमारे सामने लिखा हुआ सेंटेंस अगर बिकॉज के साथ, एज के साथ, अगर सिंस के साथ अगर लिखा हुआ है तो हमें इनके साथ सिर्फ एक कोमा लगाने की आवश्यकता है। सो, हेंस या फिर देयरफॉर जैसे लिखे हुए शब्दों की हमें आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है मेरे भाई। तो ये सुपरफ्लुअस के कुछ प्यारे प्यारे क्वेश्चंस हमारे सामने आते हैं। सवाल नंबर 1, एज ही वाज इल, क्योंकि वह बीमार था, ही वॉज रिफ्यूज टू गो आउट, ठीक है ना, ठीक है, उसको मना कर दिया गया, किस लिए, कि वो बाहर नहीं जाएगा, किस चीज के लिए, खेलने के लिए, ठीक है मेरे भाई। आगे क्या लिखा है, एंड प्ले। अब ध्यान से समझना, इस प्ले का ऑब्जेक्ट कौन है, हॉकी। तो मेरे बच्चों आपको ये समझ में आ गया कि यहां से लेकर यहां तक तो इसका हो गया रीजन, यहां से लेकर यहां तक हो गया इसकी क्या चीज, स्टेटमेंट जिसका वो रीजन है, ठीक है भाई। यहां हमारे सामने क्या है, सो किसका रीजन है, मतलब रिजल्ट है, तो आप कहेंगे सो तो इस पूरी की पूरी बात के लिए कह रहा है। मेरी बात समझ रहे हैं, तो यानी कि इस सो में कोई भी दिक्कत नहीं है, ये अपनी जगह बिल्कुल सही है। सो ही गॉट एंग्री, इसीलिए वो गुस्सा हो गया।
अब इस बात को एक बार फिर से समझना, क्योंकि वो बीमार था उसको बाहर जाने से मना किया गया। अब इन दोनों की दोनों एक्टिविटीज की वजह से ही वो गुस्सा हो गया। तो इस सो का उस एज से लेना देना नहीं, इन दोनों सेंटेंसेस से लेना देना। ये अपनी जगह बिल्कुल सही काम कर रहा है, इस सेंटेंस के अंदर कोई भी एरर नहीं है। सवाल नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। 2, रवि हैज मनी बट। अब आप कहेंगे सर हालांकि, जब ये कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट बना ही रहा है तो यहां पर बट नहीं, सिर्फ एक हमें कोमा लगाने की आवश्यकता है। आगे क्या लिखा है मेरे भाई? 2, रवि हैज मनी, रवि के पास हालांकि पैसा है। ही डज नॉट पे द प्रीमियम, वो प्रीमियम नहीं चुकाता। किस चीज का प्रीमियम? ऑफ हिज लोन ऑन टाइम, जो भी लोन उसने लिया है उसको ऑन टाइम उसका किस्त नहीं भरता। 2 क्वेश्चंस फटाफट से मेरे बच्चों होमवर्क में बनाकर दिखाएंगे। चलिए अगले कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। ये है कॉन्सेप्ट नंबर 3, इन्वर्टेड पेयर्स। अब इन्वर्टेड पेयर्स को देखकर आपको याद आ गया होगा कि कहीं ना कहीं ये इन्वर्जन की तरफ हमें लेकर जाते हैं। और इन्वर्जन का मतलब हमें क्या समझ में आता है मेरे भाई? आप कहेंगे सर इन्वर्जन का मतलब हमें समझ में आता है, ये जो नेगेटिव एडवर्ब्स होती है ना, जब हम इनको सेंटेंस की शुरुआत में रखते हैं तो इनके साथ हम लोग पार्शियल इन्वर्जन कर देते हैं और इस तरीके से लिखे हुए सेंटेंस के अंदर हम आगे की पूरी बात को लिखने का काम करते हैं। मेरे नन्हे बच्चों, अब इनके साथ जब हमें जोड़ा बनाना पड़ता है तो यहां पर हमें इनके लिए एक कंजंक्शन की जरूरत पड़ती है। बोलो हाँ। अब इस कंजंक्शन की अगर हम बात करते हैं तो हार्डली, मैं अगर बात करूं आपके सामने रेयरली, मैं अगर बात करूं बेयरली, मैं अगर आपके सामने बात करूं स्केजली, तो ये जितने भी हमारे सामने नेगेटिव एडवर्ब्स हैं मेरे बच्चों, इन सभी के बाद हम इन्वर्जन करेंगे और यहां पर पेयर बनाने के लिए हम इनके साथ यूज करते हैं व्हेन। अब इसी परिवार में एक और प्यारी सी चीज जुड़ती है जिसे हम लोग कहते हैं क्या मेरे भाई? इसी परिवार में जुड़ती है कंपैरेटिव नेगेटिव एडवर्ब। तो ये कंपैरेटिव नेगेटिव एडवर्ब की वजह से हम इन्वर्जन तो करेंगे और कंपैरिजन के लिए हम किस देन का यूज करते हैं? आप सभी बच्चों को बहुत अच्छे से पता है, कंजंक्शन देन का हम यहां पर प्रयोग करते हैं। तो एक बढ़िया तगड़ा सवाल है, पेपर में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। आओ जरा क्वेश्चंस बनाते हैं। हार्डली हैड आई रीच्ड, मेरे बच्चों ये नेगेटिव एडवर्ब सेंटेंस की शुरुआत में इन्वर्जन की वजह से हम पार्शियल इन्वर्जन पकड़ गए हैं भाई। यहां रीच्ड के बाद स्टेशन लिखा है। अब इस हार्डली के साथ पेयर बनाने के लिए हम लोगों को यहां पर जरूरत है किसकी मेरे भाई? व्हेन की जरूरत है। ठीक है जी, इतना समय हुआ नहीं था कि हम ट्रेन स्टेशन पर पहुंचे, ट्रेन निकल चुकी थी। क्या आप मेरी बात समझ रहे मेरे भाई? बोलो हाँ। सवाल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है नो सूनर शी रेजेस। तो आप कहेंगे सर ये तो गड़बड़ अपने आप में हो गई है, हमें यहाँ इन्वर्जन करना होगा। तो इस इन्वर्जन के लिए हमें लिखना होगा नो सूनर डज और उसके बाद हमने लिखा शी रेज। ठीक है मेरे भाई। अब देखो मेरे भाई, टाइप करने वाले भाई ने क्या गड़बड़ कर दी है, ये तो इन्वर्जन करना ही था हमें, यहाँ THEN नहीं THAN। अब आप ये सोचेगा टाइपिस्ट ने अगर ये गलती कर दी है तो एग्जामिनेशन में तो आप THEN और THAN को लेकर कंफ्यूज होंगे ही, तो आपको इससे अब संभलना है। 2 क्वेश्चंस आप लोगों को फटाफट से होमवर्क में बनाना है। आइए बच्चों चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट नंबर 4 की ओर। प्रेपोजिशन और कंजंक्शन में एक कंफ्यूजन होती है और वो कंफ्यूजन अपने आप में बहुत ज्यादा खूबसूरत होती है। देखिए मेरे बच्चों, कंजंक्शन जो होती है ना, वो 2 सेंटेंसेस को, 2 वर्ड्स को, 2 फ्रेजेस को आपस में जोड़ने का काम करती है। ये तो कंजंक्शन का काम है। लेकिन जब हम प्रेपोजिशन के बारे में बात करते हैं तो प्रेपोजिशन बहुत खूबसूरती से अपने बाद आने वाले नाउन को हमेशा, या नाउन की जगह किसी भी फ्रेज को हमेशा किसके रूप में लेकर जाती है? हमेशा आप कहेंगे सर ऑब्जेक्टिव केस में लेकर जाती है। ठीक है मेरे भाई। अब ये जब ऑब्जेक्टिव केस में लेकर जाती है तो या तो ये अपने आप में एक वर्ड हो सकता है या फिर ये अपने आप में एक फ्रेज हो सकता है, इसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता मेरे भाई। ठीक है। अब बहुत सारे ऐसे कंजंक्शंस हैं जिनकी प्रेपोजिशंस भी अवेलेबल हैं। आप सभी के सामने लिखा है, अगर मैं बिकॉज की बात करता हूं तो बिकॉज एक कंजंक्शन है, और अगर इसी बिकॉज के साथ मैं ऑफ लगा देता हूं तो ये अपने आप में एक प्रेपोजिशन वाला फ्रेज बन जाता है। ठीक है मेरे भाई। इसी तरीके से इन केस की बात करते हैं तो ये कंजंक्शन है, इन केस ऑफ की बात करते हैं तो ये प्रेपोजिशन है, ड्यूरिंग की बात करते हैं प्रेपोजिशन है, व्हाइल की बात करें कंजंक्शन है, व्हेन के बारे में भी बात करें कंजंक्शन है, विदाउट अपने आप में प्रेपोजिशन है मेरे भाई, और अनलेस की बात करते हैं तो कंजंक्शन है। इसी तरीके से ऑल्दो कॉन्ट्राडिक्शन बताता है पर होता कंजंक्शन है, इन स्पाइट ऑफ अपने आप में एक प्रेपोजिशन होता है मेरे भाई, और डिस्पाइट भी अपने आप में क्या होता है? प्रेपोजिशन। आप सभी बच्चों को ये बात बहुत अच्छे से पता है
कि इंस्पाइट ऑफ के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसका अर्थ होता है डिस्पाइट, और इसी की वजह से हम इसके साथ ऑफ अलग से नहीं लगाते हैं। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? चलिए तो मेरे भाइयों क्वेश्चंस की तरफ अब आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल सामने आ गया है मेरे भाई, रोहिणी इज सिंसियर एंड जेनरस। सबसे पहले सवाल को पकड़ेंगे। रोहिणी सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ये हमारी लिंकिंग वर्ब है, इसके बाद लिखे हुए दोनों शब्द एडजेक्टिव होने चाहिए। एंड अपने आप में कंजंक्शन है, ये भी एक पॉजिटिव कैटेगरी की एडजेक्टिव है, ये भी पॉजिटिव कैटेगरी की एडजेक्टिव है, यानी कि यहां पर तो सारी बातें अपनी जगह सेटिस्फाई कर रही हैं। आगे हमने पढ़ने का काम किया, क्या लिखा है मेरे भाई, बिकॉज शी इज वेल रेज्ड ऑल्दो पुअर पेरेंट्स। अब कहोगे सर क्या चीज, कारण क्या है उसके सिंसियर और जेनरस होने का? आप कहेंगे वेल रेज्ड। रेज्ड अपने आप में यहां एक एडजेक्टिव है मेरे भाई, और ये जो वेल लिखा हुआ ये अपने आप में एडवर्ब है। बिकॉज अपने आप में कंजंक्शन है, और क्यों? क्योंकि इसके बाद ये पूरा का पूरा सेंटेंस इसके साथ अटैच्ड है। आगे लिखा है मेरे भाई, यहां क्या लिखा हुआ है, पुअर पेरेंट्स। ये तो अपने आप में सेंटेंस नहीं, तो कंजंक्शन इसके साथ क्या कर रहा है, तो कंजंक्शन की जगह हम यहां लिखा देंगे क्या मेरे भाई, प्रेपोजिशन, यानी कि डिस्पाइट। ठीक है मेरे भाई। सवाल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। यू मस्ट कैरी दिस अम्ब्रेला इन केस ऑफ इट रेन्स कैट्स एंड डॉग्स। प्यारा सवाल है मेरे भाई। यू सब्जेक्ट हुआ, मस्ट के साथ ये बेस फॉर्म ऑफ वर्ब हमारे सामने है, ये ट्रांजिटिव है, इसीलिए अम्ब्रेला इसका ऑब्जेक्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इन केस के साथ हम ऑफ लगाते हैं तो ये तो प्रेपोजिशनल बात हो गई है कि नहीं, तो इस ऑफ को हटाकर इन केस के साथ हम इट रेन्स कैट्स एंड डॉग्स, तो ये अपनी जगह बिल्कुल सही काम कर गया, पूरा का पूरा सेंटेंस आ गया इसके साथ। तो हमें यहां पर इसके लिए क्या लगानी पड़ी मेरे भाई, कंजंक्शन। मजेदार सवाल है, दोनों क्वेश्चंस को फटाफट से जरूर बनाकर दिखाइएगा। जितने भी क्वेश्चंस मैं आप लोगों को होमवर्क में दे रहा हूं, एक स्पेसिफिक वीडियो आपके लिए बनाऊंगा, इन सभी होमवर्क वाले क्वेश्चंस का आपको डिटेल सॉल्यूशन में प्रोवाइड कराऊंगा। उससे पहले आप लोग खूब कोशिश करें, अपने दोस्तों से डिस्कस करें, आसपास बैठे हुए जो अच्छी तैयारी करें उन बच्चों से भी डिस्कस करें, क्योंकि जितना हम डिस्कस करते हैं उतना ही हम अपनी कमियों को पहचानने के लिए 2 कदम आगे बढ़ते हैं। चलिए मेरे बच्चों, अगले कॉन्सेप्ट की ओर आपको लेकर चलते हैं। अगला कॉन्सेप्ट हमारे सामने नंबर 5, सिमिलैरिटी वाला कॉन्सेप्ट हमें कंजंक्शंस में देखने को मिलता है। अब इनको थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। सिमिलैरिटी का मतलब सिमिलर होना नहीं है, एक जैसे मिलते जुलते शब्दों की बात करते हैं। अगर हम सिर्फ लाइक की बात करते हैं तो लाइक अपने आप में प्रेपोजिशन होता है, इसीलिए इसके बाद सिर्फ ऑब्जेक्टिव केस का हम यूज करते हैं। अगर मैं एज के बारे में बात करता हूं तो एज अपने आप में कंजंक्शन होता है, जिसके बाद हम पूरे के पूरे सेंटेंस को ही लिखने का काम करते हैं। ठीक है मेरे भाई। आगे हमारे सामने सो दैट अगर लिखा हुआ हमें मिल जाए तो सो दैट जब भी किसी वाक्य में देखने को मिलता है तो ये जुड़े हुए इस पूरे क्लॉज के द्वारा हमें पर्पस बताने का काम करता है। ठीक है मेरे भाई, क्या बताने का काम करता है मेरे भाई, पर्पस बताने का काम करता है। ऐसे लिखे हुए सेंटेंस में प्रेजेंट के अकॉर्डिंग में और पास्ट के अकॉर्डिंग हम माइट का यूज कर जाते हैं। अगर हम इन सो और दैट को स्प्लिट करते हैं तो सर ये आपने एडवर्ब वाले सेशन में भी समझने का काम किया है, ये स्प्लिट होकर किसी काम को इतना जितना की तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, और ये अपने आप में ट्रांसफॉर्मेशन होती है टू की, या फिर अगर मैं आपको कहूं इनफ टू की, ये ट्रांसफॉर्मेशन होती है मेरे भाई, ये हमने पढ़ी है। ठीक है जी। अब इन ऑर्डर टू के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इन ऑर्डर टू के साथ हमें इंफिनिटिव लगाकर चलना होगा मेरे भाई, और अगर इन ऑर्डर दैट की हम बात करते हैं तो इन ऑर्डर दैट के साथ हमें पूरा का पूरा सेंटेंस लिखने की जरूरत पड़ती है मेरे भाई। ठीक है मेरे भाई। तो अब इसी के बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे हम। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 पर काम करते हैं। डू इट नाउ लाइक आई एम डूइंग इट। ठीक है ना, इसे अब करो जैसे मैं कर रहा हूं, लाइक एवरीवन एल्स। तो अब मेरे बच्चे देखो, ये तो अपनी जगह बिल्कुल सही है, प्रेपोजिशन है, और ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हमारे सामने हो गया। इस लाइक की बात करें तो सर यहां तो इसके बाद सेंटेंस हो गया, तो ये लाइक ना होकर यहां होना चाहिए एज। मेरी बात समझ गए मेरे भाई। सवाल नंबर 2 पर आते हैं। शशि ज्वाइंड द लाइब्रेरी। शशि सब्जेक्ट हुआ, ये अपने आप में एक डायनामिक वर्ब हुई, ये इसका ऑब्जेक्ट है, कायदे से एक ट्रांजिटिव वर्ब है। आगे हमारे सामने लिखा है सो ही कुड डेट। अब देखो सवाल में गड़बड़ क्या हो गई सर, अब यहां पर आप बता रहे हैं उस चीज का पर्पस, लाइब्रेरी ज्वाइन करने का पर्पस, तो लाइब्रेरी ज्वाइन करने का पर्पस है तो सो दैट एक साथ आ जाएगा। इसके बाद हमें सब्जेक्ट लिखना होगा, सो दैट को बताने के लिए कुड की जगह हम लोगों को क्या लिखना होगा, माइट। तो मेरे बच्चे इस पूरी बातचीत को लेकर सो दैट ही माइट स्टडी वेल, ये आपका आंसर बन जाता है। अब ये 2 क्वेश्चन अपने हसीन हाथों से कमेंट सेक्शन में सेनोरिटा आंसर दे दीजिएगा।
राज इंतजार करेगा। चलिए मेरे बच्चों अगले कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। अगला कॉन्सेप्ट बड़ा मजेदार है। नंबर 6 पर हम आगे हैं। नरेशन के कंजंक्शंस हमें देखने को मिलते हैं और नरेशन के कंजंक्शंस में हम लोगों को दैट देखना को मिलता है जब हमारा सेंटेंस हमें देखने को मिलता है कौन सा भाई, असर्टिव। वेदर हम तब यूज करते हैं जब हमारा सेंटेंस देखने को मिलता है इंटेरोगेटिव। इफ हमें देखने को मिलता है सेंटेंस जब वो इंटेरोगेटिव। क्वेश्चन वर्ड हमें देखने को मिलता है जब सेंटेंस हो इंटेरोगेटिव। मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये हमारे तरीके से बहुत प्यार से अब हमें क्वेश्चंस में समझ आएंगे मेरे बच्चे। चलिए बच्चों पहला क्वेश्चन बनाकर देखते हैं। एवरीवन वांटेड टू नो फ्रॉम हर। अब मेरे बच्चे इस वांटेड टू नो फ्रॉम का मतलब होता है किसी से कोई सवाल पूछना। आप इसी को इक्विवेलेंट समझ सकते हैं आज। तो ये अपने आप में इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस अगर हो गया, यहां पर बात पास्ट की है, यहां पर भी बात पास्ट की ही चल रही है, तो यानी कि दैट कंजंक्शन नहीं, हम यहां पर लगा देंगे क्या चीज मेरे भाई, इफ लगा देंगे। बहुत प्यारा सवाल होगा मेरे भाई। सवाल नंबर 2 पर आते हैं। नेहा क्वेश्चनड दैट। अब नेहा ने ये सवाल पूछा है भाई, सीधी बात है, ये स्पीकर है, ये सवाल पूछने का, इसका मतलब इंटेरोगेटिव सेंटेंस को ही इनडायरेक्ट स्पीच में लिखा है। तो मेरे भाई आप सभी लोग ये जानते हैं कि क्वेश्चन वर्ड खुद में ही कंजंक्शन बन जाता है मेरे भाई, ठीक है ना। तो इस दैट की हमें यहां पर जरूरत नहीं है, ठीक है मेरे भाई। आगे हमारे सामने ये लिखा है एसर्टिव स्टेटमेंट, इसमें कोई भी दिक्कत आगे नहीं है। अब 2 प्यारे बेहतरीन सवाल हैं, जरा होमवर्क में जरूर इनको बनाकर दिखा दीजिएगा, आपको अच्छा लगेगा मेरे भाई। आओ मेरे बच्चे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमें क्या कहता है, कॉन्सेप्ट वाइज चलते हैं भाई। थोड़ा रीजन की जानकारी हम देखते हैं मेरे बच्चों। ये सारे के सारे शब्द एक जैसे ही लगते हैं, अब इनको थोड़ा सा हम डिफरेंशिएट करते हैं, ध्यान से समझिएगा। देखो मेरे बच्चों सबसे पहले फोर के बारे में हम बात करते हैं। फोर अपने आप में प्रेपोजिशन तो होती ही है, लेकिन यहां हम फोर को जो यूज करना शुरू करेंगे वो कंजंक्शन की तरह यूज करेंगे। कंजंक्शन की तरह जब ये यूज होता है तो ध्यान रखिएगा ये हमेशा सेंटेंसेस के बीच में ही यूज होता है, हमेशा सेंटेंसेस के बीच में यूज होता है। और फोर से पहले हमेशा हम कोमा लगाते हैं, ठीक है ना जी। और ये वो रीजन बताने की कोशिश करता है, ठीक है, ये वो रीजन बताने की कोशिश करता है जो हमारे माइंड में है, ठीक है ना। फिर भी हम उसको बताने का काम कर रहे हैं सामने वाले को। मेरी बात समझ में आ रही है? दूसरी बात, इसको हम कभी भी सेंटेंस की शुरुआत में यूज नहीं करते हैं, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। फिर आती है एक दूसरी बात, जब एज या सिंस की हम बात करते हैं तो एज या सिंस हम सेंटेंस की शुरुआत में यूज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसको हम यूज करते हैं जब हम बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं, ठीक है ना मेरे भाई, ओके। और एज या सिंस का जब भी हम यूज करते हैं ना, तो ये अपने आप में एक ऐसा रीजन है जो नोन टू ऑल है। मेरी बात समझ रहे हैं? आपके सामने कोई भी इंसान अगर भीगा हुआ है तो आप समझ सकते हैं कि बाहर बारिश हो रही है, तभी तो वो इंसान भीगा हुआ है, समझ रहे हैं? एक सामान्य रीजन है, मेरी बात समझ रहे हैं? लेकिन ये जो बिकॉज है ना, ये सबसे ज्यादा शैतान होता है। क्यों? बिकॉज के जब सेंटेंस की शुरुआत में या बीच में हम कहीं पर भी यूज करते हैं ना, तो ये हमें लिखे हुए यानी कि जो लिखित भाषा में इसका हम सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं। और ये एक ऐसे रीजन को बताने का काम करता है जो अननोन होता है। मेरी बात समझ रहे बेटा, ठीक है ना। वो सारी बातें आप लोगों को पहले से ही पता है। एज, सिंस, बिकॉज के साथ हम सो, देयरफॉर, हेंस जैसे शब्दों का यूज सुपरफ्लूअस मानते हैं। अब मेरे भाई इसी के बेसिस पर क्वेश्चन बनाते हैं। प्यारा सवाल है नंबर 1। फॉर ही वॉज टायर्ड ही स्लेप्ट फॉर द होल डे लॉन्ग, ठीक है, एज इफ ही वर डेड। सबसे पहले तो इस एज इफ को पकड़ो भाई। ये हमारे सामने जो एज इफ है ना, ये एक इमेजिनरी स्टेटमेंट हमारे सामने तैयार करता है। और जब इमेजिनरी स्टेटमेंट तैयार करता है तो यहां सब्जेक्ट कोई भी हो, हम इसके साथ वर यूज करते हैं, जिसको आप लोग पास्ट सब्जंक्टिव के नाम से जानते हैं। इधर लिखा हुआ है सर टायर्ड था, यही रीजन था, वो सोया। क्या लिखा है? फॉर द होल डे लॉन्ग, पूरा पूरा दिन वो सोया, ठीक है जी। ये फोर तो ड्यूरेशन बता रहा है, शुरुआत में फोर ना हटाकर हम यहां पर क्या लिख देंगे? बिकॉज, ठीक है मेरे भाई। सवाल नंबर 2 की बात करते हैं। द सर्वेंट मस्ट हैव ओपन द डोर, कॉमा, बिकॉज नो वन एल्स हैड द कीज। अब देखो ध्यान से, आपने यहां पर एक अनुमान लगाया कि जो नौकर है उसने दरवाजा खोला होगा।
ठीक है भाई, यहां आ गया है कोमा, यहां तो डायरेक्ट आपकी हेल्प मैंने कर दी। अब इस बिकेज को अगर हम ध्यान से देखते हैं, क्योंकि किसी के पास चाबी नहीं थी, तो आप कहोगे सर जब चाबी ही एक है, चाबी ही नौकर के पास है, तो वो एक ऐसा रीजन है जो हमारे माइंड में पहले से ही है। बोलो हाँ, ठीक है ना। तो यहां पर बिकेज का यूज करना पूरी तरीके से गलत होगा, इसकी जगह आप लोगों को 4 लगाना पड़ेगा। ये एक बहुत ही बढ़िया टॉप लेवल का सवाल है, इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना मेरे भाई। अब यहां हमारे सामने आते हैं 2 सवाल, ये आप लोगों को होमवर्क में बनाने हैं, मेहनत कीजिएगा, बहुत मजा आएगा मेरे बच्चे। कॉन्सेप्ट नंबर 8 पर हम काम करने वाले हैं। अब कॉन्सेप्ट नंबर 8 मिक्स्ड क्वेश्चंस आप लोगों के सामने आएंगे। अब इन मिक्स्ड क्वेश्चंस की बातचीत हम कॉन्सेप्ट्स में तभी लिखेंगे जब क्वेश्चंस आप देखेंगे ध्यान से। पहला सवाल हमारे सामने आता है, बोथ द प्रिंसिपल एज वेल एज द टीचर्स वर प्रेजेंट बट नीदर वाज टॉकिंग। देखो मेरे बच्चों, बात को ध्यान से समझना। जब हम बोथ के बारे में बात करते हैं तो बोथ के साथ 2 की बात कही जाती है, यानी कि एक ये एंड का मतलब इन 2 को जोड़ना। ठीक है मेरे भाई, सबसे पहली बात। दूसरी बात, अगर लिखे हुए 2 सेंटेंसेस में हम एज वेल एज का यूज करते हैं तो मेरे भाई आपको ये चीज समझनी होगी, एज वेल एज कंजंक्शन नहीं, एक प्रेपोजिशन होती है, और इसी की वजह से इसके बाद हम ऑब्जेक्टिव केस लिखते हैं। आने वाली जो भी हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो पहले लिखे हुए सब्जेक्ट के अनुसार यूज होती है। ये आप लोगों को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी काम आता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। यानी कि इसी की वजह से हम लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि बोथ के साथ अगर एज वेल एज लिखा हुआ में मिल जाए तो बात अपनी जगह गड़बड़ हो गई। ठीक है मेरे बच्चों, बात अपनी जगह पूरी तरह से गड़बड़ होगी, इस बात का आप लोगों को पूरा ध्यान रखना है। एक अगले पॉइंट को मैं समझाता हूं। अगर आप इस बट को ध्यान से देखेंगे तो ये प्रेपोजिशन की तरह जब यूज होता है तो इसका मतलब होता है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब होता है के अलावा। ठीक है मेरे भाइयों, इसका मतलब होता है के अलावा, के अतिरिक्त आप इसे कहते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, लेकिन अगर इसी को आप कंजंक्शन की तरह यूज करते हैं तो ये बताने का काम करता है कॉन्ट्राडिक्शन। क्या बताने का काम करता है? कॉन्ट्राडिक्शन। मेरी बात समझ रहे हैं? ठीक है, तो मेरे बच्चों जो आप लोगों को प्रेपोजिशन का, कंजंक्शन का कॉन्सेप्ट बताया, उसके अकॉर्डिंग इन चीजों पर आपको फंसाया जाता है। तो पहला सवाल अब हमें अच्छे से खूबसूरती तरीके से समझ आ गया। इस बोथ के अंदर एक इंसान तो ये हो गया, एक इंसान हमारे सामने ये हो गया। यहां पर इस बोथ का पेयर बनाने के लिए एज वेल एज को हटाकर हमें एंड लगाना पड़ा, क्योंकि अब 2 हैं, प्लूरल अपनी जगह वर सही काम कर रहा है, प्रेजेंट ठीक है मेरे भाई। यहां पर जो बट है, अब आपको बताना है ये बट प्रेपोजिशन है या कंजंक्शन है। यहां लिखा है नीदर वाज टॉकिंग। नीदर का मतलब क्या होता है? 2 में से एक भी नहीं, ना तो प्रिंसिपल ना ही टीचर्स, कोई भी नहीं बोल रहा था। ठीक है मेरे भाई, सवाल नंबर 2 की तरफ काम करते हैं। स्टडी ऑल दीज बुक्स, सभी की सभी इन किताबों को पढ़ना। ठीक है ना जी, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, ये आपके सामने फर्स्ट होमो वर्ब है। ठीक है जी, इसी का ऑब्जेक्ट है ऑल दीज बुक्स। बुक्स अपने आप में नाउन है, नाउन से पहले ये डिटरमिनर है मेरे भाई, बिल्कुल सही फिट बैठ गया। लेस्ट की अगर हम बात कर रहे हैं तो लेस्ट को लेकर 3 चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ता है मेरे नन्हे बच्चों, और वो 3 चीजें कौन सी हैं? लेस्ट को लेकर 3 चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ता है मेरे बच्चों। अगर लिखे हुए सेंटेंस में लेस्ट हमें देखने को मिल जाता है तो लेस्ट की वजह से सबसे पहले आने वाले वाक्य में हम नोट का यूज नहीं करते हैं। दूसरी बात, हमें पता है कि हम मॉडल एक्सिलरी के नाम पर शुड का ही यूज करते हैं। और तीसरी बात हमें ध्यान है मेरे भाई, इसके बाद नेगेटिव कैटेगरी का कोई भी शब्द हो और वो शब्द में खासकर अगर हमें वर्ब मिल जाए तो बात अपनी जगह सही चलेगी। ठीक है मेरे बच्चे, तो ये 3 बातों का हमें ध्यान रखना पड़ता है, और ये एक तरीके से एक वार्निंग वाले एक्ट को जस्टिफाई करता है। ठीक है ना जी, वार्निंग वाले एक्ट को ये जस्टिफाई करता है। ठीक है, अब इस पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो ये सवाल मजेदार बन जाता है। सवाल क्या कहता है? स्टडी ऑल दीज बुक्स, इन सभी किताबों को पढ़ना। तो ये इसकी हिंदी होगी बेटा, कहीं ऐसा ना हो। ठीक है ना, अब इसकी बात अगर हमें ध्यान से समझ में आ गई है तो लेस्ट के बाद हमें सबसे पहले क्या चाहिए? शुड लिखा हुआ है। ठीक है जी, नॉट इस लिखे हुए सेंटेंस में नहीं है। अब हमें इसी लिखी हुई बातचीत में एक नेगेटिविटी वाला शब्द चाहिए, तो लेस्ट की वजह से इस इंक्रीज को ही हम लोग नेगेटिव की तरफ लेकर जाएंगे और हम इसको कर देंगे डिक्रीज। तो यहीं पर एक एरर था जो हम लोगों ने ठीक किया। एक मजेदार बेहतरीन सवाल है, आप लोगों को इसको बड़े ध्यान से बनाना चाहिए। अब 2 सवाल हमारे सामने हैं जिसमें एक क्वेश्चन मैं आज आप लोगों को कराऊंगा, ये वाला आप लोगों के लिए होमवर्क में छोड़ रहे हैं भाई। डिस्पाइट ही हैज टाइम टू डू एवरीथिंग, हालांकि उसके पास सब चीजों को करने का
समय है, ही इज येट टू स्टार्ट द फर्स्ट जॉब, उससे पहला जॉब मतलब इन्हीं में से पहला जो काम है वो करना शुरू करना होगा। तो आप सभी लोग जानते हैं मेरे नन्हे बच्चों की ये डिस्पाइट तो अपने आप में क्या है, एक प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है, जबकि ये तो सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है और आगे की पूरी कहानी लिखी हुई है। तो सर यहां पर हमें इसके लिए लिखनी होगी कंजंक्शन। तो कंजंक्शन इसकी जगह जो कॉन्ट्राडिक्शन बताए तो वो हम क्या लिख देंगे मेरे भाई, आप कहेंगे सर जी वो हम लिख देंगे ऑल्दो। ठीक है मेरे भाई, तो ये एक मजेदार सवाल था मेरे बच्चों। इसी तरीके से इन सभी सवालों को भी बनाकर देखिएगा। मैं आप लोगों को एक पूरी प्रॉपर वीडियो बाद में प्रोवाइड कराऊंगा। जितना भी होमवर्क मैं आप लोगों को दे रहा हूं, मस्ती के साथ यूं ही मेहनत करते रहिएगा मेरे बच्चों। इन बेस्ट 30 मिनट्स क्विक रिवीजन वीडियोस का सबसे बड़ा पर्पस यही है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आपकी ग्रामर के जो आपके पेपर में काम आए, टू द पॉइंट क्वेश्चंस बनाने की स्किल आपके अंदर हो, और पेपर का लेवल अगर ऊंचा उठता है तो ये क्लासेस तो आपको मदद करेंगी। ठीक है दोस्तों, तक जरूर इसको शेयर कीजिएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। गॉड ब्लेस यू।